नमस्ते मेरे प्यारे मासूम भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मॉक टेस्ट 2 करने के लिए हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल गगन प्रताप मैथ्स पर। इससे पहले हम अपने कंप्लीट मैथ्स फ्री बैच की सीरीज में एक मॉक टेस्ट करा चुके हैं। ये दूसरा मॉक टेस्ट है। सिलेक्शन की एक जंग चल रही है मेरे दोस्तों। क्यों? कि फॉर्म भरने वाले 40 लाख हैं और नौकरी मात्र 18,000 हैं। तो आपको इन 18,000 में जगह बनानी है तो आपको अच्छे क्वालिटी के सवाल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अच्छे क्वालिटी का कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, दूसरे से बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। और इन वीडियोस का यही मकसद है कि प्रीवियस ईयर में जो छुपे रुस्तम सवाल हैं, जो यूनिक सवाल हैं, जो मस्ट नोन क्वेश्चंस, मस्ट डू क्वेश्चंस हैं, वो आपको जरूर करके जाने चाहिए मेरे दोस्त। और मैं आपको इस वीडियो के पर्पज से माध्यम से सिखाऊंगा। टोटल 25 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के ही सवाल होंगे। और इस मॉक टेस्ट का लेवल है मॉडरेट। ठीक है मेरे प्यारे भाई। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी मेरे दोस्त। हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन, प्रीवियस ईयर के हर एग्जाम की पीडीएफ, हर एग्जाम का नोटिस, नोटिफिकेशन सबसे पहले इसी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट होता है। तो सब बच्चे इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री लाइव बैच भी चल रहा है। ठीक है भाई। ये उसकी प्लेलिस्ट है मेरे दोस्तों। इसमें मैंने काफी चैप्टर्स पढ़ा दिए, आप जाके देखिएगा। ये प्लेलिस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां गया ये प्लेलिस्ट? एसएससी 2024 एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। 2024 में एसएससी ने जितने भी पेपर लिए, जीडी का, सीपीओ का, सीएचएसएल का, सिलेक्शन पोस्ट का, उसमें से बढ़िया बढ़िया मैंने अर्थमेटिक और एडवांस के क्वेश्चंस निकाले और इस चैनल पर फ्री सॉल्व कराए हैं। तो भाई अगला पेपर जाने से पहले कम से कम ये सवाल तो आपको करके जाने चाहिए। 300 क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कह रहा कि 2024 में एसएससी ने अब तक 3000 सवाल पूछ ले, अब सारे करो। कम से कम ये 300 सवाल तो करके जाओ जो काम भर के हैं। ठीक है, चलिए। तो अब मेरे दोस्त हम यहां से शुरू करेंगे मॉक टेस्ट। कॉपी पेन लेके बैठो। पहले आप सवाल को पॉज करके खुद से करने की कोशिश किया करो, फिर आगे बढ़ा करो। जी मेरे प्यारे भाई, कैरविल एप्लीकेशन पर हमारा मैथ स्पेशल लाइव बैच भी शुरू हो रहा है। 22 अगस्त से इस बैच की क्लास शुरू हो जाएंगे मेरे दोस्तों। और इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो 20 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। ठीक है भाई। ये लाइव क्लास होंगी, मैं आपको पीडीएफ दूंगा। मात्र 999 की फीस में आपको प्री प्लस मेंस पढ़ाने वाला हूं। कंप्लीट सिलेक्शन बैच 2 साल की वैलिडिटी रहेगी, यानी कि 2025-2026 तक आपके पास वीडियोस रहेंगी आपके मोबाइल फोन में। ठीक है। तो जो बच्चा बेसिक से पढ़ना चाहता है लेकिन मेंस लेवल तक हर टाइप, हर कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस भी अच्छी खासी करना चाहता है, वो इस बैच में एनरोल कर सकता है मेरे दोस्तों। ये इस मंथ का जो है आखिरी समय चल रहा है इस बैच को लेने के लिए। चलिए शुरू करते हैं भाई। सवाल नंबर 1 बताओ। सवाल है इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रेड 2 के पेपर का। एक आर्टिकल पर उसके कॉस्ट प्राइस से x% अधिक अंकित है। मार्क प्राइस पर x/2% डिस्काउंट देकर बेचा जाता है। यदि 10.5% का प्रॉफिट होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो मैं आपको अगर डिटेल में लिख के बताऊं, ये कॉस्ट प्राइस है। तो एक आर्टिकल पर उसके कॉस्ट प्राइस से x% एबव मार्क किया गया, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से x% ज्यादा है। फिर मार्क प्राइस पे x/2% का डिस्काउंट दिया गया। मार्क प्राइस पे x/2% का डिस्काउंट देने के बाद क्या है, उसको आर्टिकल को बेचा गया। हमें 10.5% का लाभ हुआ, यानी कि जब हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाते हैं तो हमें 10.5% का प्रॉफिट हुआ। x का मान क्या है? तो भाई बेसिक तो यह है कि x और -x/2 का सक्सेसिव ही 10.5 बनना चाहिए। लेकिन मैं बेसिक से नहीं करूंगा, मैं ऐसे सवाल जब भी आएगा तो मैं ऑप्शन से पिक करूंगा। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, जहां x और -x/2 का सक्सेसिव 10.5 है, वो आंसर होगा। 35 और 25 को मैं इग्नोर करूंगा, क्योंकि 35 का आधा 17.5। अब 35 और 17.5 का सक्सेसिव तो काफी भयानक आएगा। अगर मैं 30 मानता हूं मेरे प्यारे भाई, 30, कि भाई ये x का मान 30 है, तो कितना आ जाएगा बेटे? 30/2 15। 30 और -15 का सक्सेसिव क्या आएगा? जल्दी से सोच के बताओ। तो 30 - 15 -30 × 15/100 ये होता है। 30 - 15 15 हो गया, और ये कितना हो गया भी? 450/100 4.5।
15 में से 4.5 घटाएंगे तो 10.5% आ रहा है। ये सेटिस्फाई कर गया x बराबर 30 रखने पर, तो x की वैल्यू 30 है, सी ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन मेरे दोस्तों, हमेशा ऑप्शन से करा करें ऐसे सवाल। आगे आऊं मैं, अगला सवाल देखेंगे। सवाल है एनटीपीसी के पेपर का, त्रिकोणमिति चैप्टर से। कोसेक की पावर 4 बराबर 49 प्लस कॉट की पावर 4 थीटा साइन थीटा बताओ। अच्छा, एक कॉट इधर ले आते हैं तो मेरे भाई ये क्या आ जाएगा, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की पावर 4 थीटा बराबर 49। यही आ जाएगा ना मेरे दोस्तों, ठीक है। कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा बराबर 49। अब ये क्या बन गया ये बताओ जल्दी से, ये क्या बन गया। पावर 4 का क्या मतलब है, पावर 4 का मतलब है स्क्वायर का भी स्क्वायर। पावर 4 का मतलब है, थोड़ा सा दिमाग लगा करो और शॉर्ट में लिखा करो, स्क्वायर का भी स्क्वायर, स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा ना भाई, 1 हो गया। और ए प्लस बी इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका 49 आ गया। बताओ बात समझ में आई ना मेरे दोस्तों, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब एक कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है मेरे भाई कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रख दूंगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49, 1 उधर जाएगा तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49 में से 1 घटाएंगे 48, 2 से 48 जाएगा भाई 24 बार, कॉट स्क्वायर थीटा 24 आ गया, अंडर रूट लेंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 24, रूट 24 आ गया अंडर रूट 24। बोलिए ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां डायरेक्ट कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लेते, वो भी एक रास्ता है करने का, वो बुरा मना नहीं कर रहा मैं, ये भी एक रास्ता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, साइन थीटा। तो कॉट क्या होता है बेटा, रूट 24 बटा ए का कॉट होता है भाई साहब मेरा बेस बटे परपेंडिकुलर। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा जो है आपका लंब तो एक आ गया, कर्ण कितना आएगा, पाइथागोरस से 1 का स्क्वायर रूट 24 का स्क्वायर 24, 24 एक 25, 25 का अंडर रूट 5। तो साइन थीटा आ जाएगा जी 1/5, 5 आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, तो काफी अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई ये त्रिकोणमिति से, और आप देखो कि एनटीपीसी में भी ऐसे बेहतरीन लेवल के सवाल आते हैं। मजा आया होगा दोस्तों आपको ऐसा सवाल करके। आगे आइए, सवाल है सीपीओ 2024 प्री का। मैंने सवाल के साथ साथ उसका सोर्स भी लिखा है कि किस एग्जाम का सवाल है। एक ट्राइंगल के एंगल का रेशियो 1:3 है, तो साइड का रेशियो क्या होगा भाई, ये बात जानिए भाई। 1:3 एंगल का रेशियो, तो एंगल क्या होंगे 30, 60, 90। मुझे बताने की जरूरत नहीं है बेटा, 30, 60, 90 डिग्री होंगे मेरे भाई, है भाई। 1, 2, 3, 6 की वैल्यू 180 है, तो 1 की वैल्यू 30 डिग्री, 2 की वैल्यू 60 डिग्री, 3 की वैल्यू 90 डिग्री। 30, 60, 90 एक ट्राइंगल है बेटा। 30, 60, 90 ट्राइंगल में साइड का रेशियो 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, 90 डिग्री के सामने 2 होता है। डायरेक्ट रेशियो है 1:√3:2, खत्म। 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। मात्र केवल इतना सा सवाल आपको करना था। अगला देखेंगे सीपीओ 2023 का प्रॉफिट लॉस चैप्टर से शानदार सवाल। यह सवाल बहुत शानदार है, मैंने इसको अलग से डिटेल में भी समझाया, शॉर्ट्स में बनाए। आदित्य ने वस्तु X को 23% प्रॉफिट पर, Y को 13% लॉस पर बेचा। तो आदित्य ने 2 वस्तु बेची, X को बेचा 23% प्रॉफिट पर, Y बेचा 13% लॉस पर। पूरे सौदे में 180 का प्रॉफिट हुआ, पूरे ट्रांजैक्शन में X और Y पर 180 रुपए का लाभ हुआ। आगे X का प्राइस जो है वस्तु Y से, हाँ Y आएगा ना, हाँ Y आएगा। X का जो प्राइस है वो Y से 90 रुपए कम है, तो Y का प्राइस बताइए, Y का मूल्य आपको निकालना है। तो आपकी जिंदगी का मकसद है Y का प्राइस निकालना, करके बताओ कौन करेगा।
देखो इस सवाल में बेटा दो इक्वेशन दी हैं, हमें यहां पर कुछ नहीं करना, दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। आदित्य ने एक्स को बेचा 23% लाभ पर। मान लिया एक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स है, वाई का कॉस्ट प्राइस जो वो वाई है। एक्स को बेचा 23% प्रॉफिट पर, तो एक्स पे कितना प्रॉफिट होगा? 23% का प्रॉफिट होगा एक्स पे। वाई को बेचा 13% के लॉस पर, 13% लॉस, लॉस होता है नेगेटिव। वाई के क्रय मूल्य पे 13% का नुकसान होगा मेरे प्यार भी, नुकसान यानी कि माइनस। तो एक्स पे इतना फायदा हुआ, वाई पे इतना लॉस हुआ मेरे दोस्तों, और टोटल दोनों पे मिलाकर क्या हुआ? 180 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इक्वेशन नंबर 1 दूसरी पढ़िए। एक्स का प्राइस वाई से 90 रुपए कम है, तो आर्टिकल एक्स का जो प्राइस है मेरे दोस्तों वो क्या है? वाई से 90 रुपए कम है, तो यानी कि वाई के प्राइस में से एक्स घटाओगे तो कितना आएगा? 90 रुपए आएगा। तो भाई मेरे पास है छोटी छोटी प्यारी प्यारी दो इक्वेशन बन गई, यहां से सॉल्व करके वाई का मान निकालना है। भाई मुझे अगर वाई का मान निकालना है, वाई का प्राइस निकालना है, तो एक्स गायब करना है। यहां एक्स कितना है? यहां एक्स है 23% ऑफ एक्स, यहां एक्स है केवल, तो भाई दोनों जगह एक्स का सेम बनाना पड़ेगा ना। अगर यहां एक्स में 23% से गुणा है, तो यहां भी पूरे में 23% से गुणा कर देते हैं, यहां भी पूरे में 23% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस दूसरी वाली इक्वेशन को पूरे को 23% से गुणा कर दो। 23% ऑफ वाई माइनस 23% ऑफ एक्स बराबर 90 का 23%, ही आ जाएगा बेटा। पूरी इक्वेशन को 23 से गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 23, 90 का 23% कितना आएगा? 23 निम्मा 207, 2070 बटे 100 करेंगे तो 20.7, तो 90 का 23% आ गया 20.7 रुपीज, ये आ गया। हमें y का मान निकालना है मेरे दोस्तों, x को डिलीट करना है, तो क्या करेंगे बेटा? जल्दी से बताओ। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ोगे ही, घटाओगे नहीं। जोड़ने से फायदा क्या होगा कि x का 23%, ये x माइनस एक्स का 23% कट जाएगा। ये y का 23% माइनस y का 13%, y के 23% में से 13% घटाएंगे तो y का 10%, क्या बचेगा? y का 10% बचेगा, y का 10% किसके बराबर आएगा? 180 में 20.7 जोड़ेंगे तो 200.7 के बराबर आएगा, 200.7, 200.7। तो y के 10% की वैल्यू, y के 10% की वैल्यू 200.7 रुपए है। तो y का मूल्य यानी कि y की कीमत का 100%, 100% निकालना है तो 10 से गुणा कर दो। y की कीमत का 100% कितना आएगा? 10 से गुणा कर दो, तो y का 100% कितना आएगा? 2007 रुपए। आंसर है पहला ऑप्शन 2007। y का 100% आ गया भाई मेरे 2007 रुपए। दिस इज माई ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा सवाल था, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है भाई मेरे आपके सामने 5। ये सवाल सीतसल प्री के पेपर में आया है, सर्कल चैप्टर का है। बताओ 25 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो सर्कल एक दूसरे से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इन सर्कल की ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का रेशियो क्या है? बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है √d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। R1 प्लस R2 दोनों सर्कल की रेडियस है, डी सेंटर के बीच की दूरी है। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा वो होता है √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, यहां ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में प्लस आता है माइनस आता है। ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई है वो हमेशा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से बड़ी आती है, क्योंकि ये माइनस है, छोटी संख्या घटा रहे हैं, प्लस है, बड़ी संख्या घटा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट याद रखिए। अब यहां पे दो सर्कल की रेडियस दी गई है 25 और 35, और बेटा दोनों के सेंटर के बीच की दूरी दी गई, वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 80 है। डीसीटी और टीसीटी का रेशियो पूछा, नहीं सॉरी उल्टा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई का रेशियो पूछा है। तो डीसीटी बड़ा होना चाहिए, देखो नीचे वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो ये तो आंसर रहा नहीं, इनमें से कोई आंसर होगा। तो भाई एक बात सुनेगा, अगर मुझे रेशियो निकालना है तो ये जैसे 25, 35 और 80 दे रखा है, भाई मैं इनका भी रेशियो ले लेता हूं।
ये सब 5 से कट रहा है, 5 से, ये 5 बार कट गया बेटा, ये 7 बार कट गया, ये 80 भी कट रहा है खूब, 5 से कट रहा है 16 बार। तो मैं इन वैल्यू का भी रेशियो ले लेता हूं, क्योंकि मुझे डीसीटी टीसीटी का भी रेशियो ही निकालना है, तो मैंने रेशियो ले दिया। फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस डी मतलब 16 स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, यानी कि 5 + 7 12 का स्क्वायर, बटे ट्रांसवर्स कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का आएगा अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, 5 और 7 का डिफरेंस 2 का स्क्वायर बेटा, ये आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, 16 माइनस 12 4, 16 प्लस 12 28, नीचे 16 माइनस 2 14 और 16 प्लस 2 18, ये आएगा। ठीक है भाई, 14 दूनी 28, 2 से 18 9 बार चला गया, 4/9, 4 का अंडर रूट 2, 9 का अंडर रूट 3, 2/3। ये तो बड़ा प्यारा आंसर आया भाई, यहां से 2/3 आंसर है, ए ऑप्शन 2:3। ठीक है भाई, 2:3 सवाल का आंसर है। ठीक है बच्चों, मैंने पूरे पे एक साथ ही अंडर रूट लगा दे, क्योंकि अंडर रूट यहां भी अंडर रूट यहां पे डिवाइड करूंगा, पूरे पे ही अंडर रूट लगा लिए मैंने। तो ऐसे सवाल बहुत आए हैं इस बार के सेल के पेपर में, आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ है, आप मुझे करके दिखाओ। एक आदमी 3 स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करता है 6, 10, 12 साल के लिए, 10%, 12%, 15% ब्याज की दर से। इफ एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम, हर स्कीम के बाद ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट। ये लाइन सवाल की जो है नाश की जड़ है, कि हर स्कीम के बाद जो है सेम इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो आपसे पूछा इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, संबंधित निवेश का अनुपात क्या होगा। भाई मेरे एक बार बताओ, कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम, ये होता है। आपने 3 अलग अलग स्कीम में पैसा लगाया, अलग अलग ब्याज की दर से, अलग अलग टाइम के लिए, लेकिन तीनों ही स्कीमों से आपको सेम सिंपल इंटरेस्ट मिला, सेम सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला, सेम ब्याज मिला। तो मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई है, आपको ब्याज की दर अलग अलग है बेटा, समय अलग अलग है। तो आपसे पूछा इन्वेस्टमेंट का रेशियो, यानी कि प्रिंसिपल का रेशियो आपसे पूछा है, पढ़ा नहीं है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, दो संख्याओं की गुणा अगर सेम है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में होगी। अगर यहां पे सिंपल इंटरेस्ट सेम है, तो प्रिंसिपल जो होगा मेरे प्यारे भाई, ये नीचे आएगा ना, नीचे आएगा, वो 1/r% गुणा टी, यानी कि ब्याज की दर और समय के प्रोडक्ट के रेशियो का रिवर्स होगा। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आ गया बेटा, प्रिंसिपल जो होगा वो ब्याज की दर और समय के प्रोडक्ट के रेशियो का रिवर्स होगा, कंसेप्ट है भाई। आपसे सवाल में क्या पूछा है, यहां पे प्रिंसिपल का रेशियो पूछा है, इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। पहली स्कीम में 6 साल के लिए पैसा लगाया, ब्याज की दर 10% है, तो 6 × 2 = 60 आ गया। दूसरी स्कीम में पैसा लगाया 10 साल के लिए, ब्याज की दर 12% है, 10 × 12 120 आ गया, गुणा कर देना है, गुणा करके रिवर्स रेशियो लेना है। तीसरी स्कीम में 12 साल के लिए पैसा लगाया, ब्याज की दर 15% है, 12 × 15 180 180 आ गया। तो तीनों स्कीम में आपने इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया होगा। सिंप्लीफाई करना है बेटा, 60 120 और 180 का एलसीएम 360, पूरे को 360 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 बार चला जाएगा, 12 × 3 = 36, 18 × 2 = 36, 6:3:2 आ गया, 632। 632 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से सी सही है। ठीक है, प्यारा सवाल है बेटा, और ऐसे ही सवाल प्री में आते, कोई हाय तौबा तो मचती नहीं है प्री के पेपर में। प्री के पेपर में कोई हाय तौबा नहीं मचनी भाई, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा, जल्दी जल्दी आपको निपटाना है। आगे आओ, ए और बी काम को 6 दिन में करते हैं, ए अपनी स्पीड डबल कर दे, बी अपनी स्पीड को 1/3 कर दे, तो काम 4.5 दिन में पूरा कर लेंगे। अकेले काम करते हुए बी अपनी नॉर्मल स्पीड से काम कितने दिन में करेगा। बहुत बढ़िया सवाल तब तक नहीं हो सकता जब तक मुझे ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी ना पता लग जाए। एफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क, मैंने मान लिया कि ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है, तो आप बताओ ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ए प्लस बी।
ए प्लस बी 6 दिन में कितना काम करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 6, ये आपका टोटल वर्क आ गया। दिस इज द टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है, कुल काम। बोला अगर ए अपनी डबल स्पीड से काम करे, ए अपनी नॉर्मल स्पीड के डबल से काम करे, ए की एफिशिएंसी ए है, ए से डबल हो जाए 2a, बी वर्क्स एट 1/3 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, बी अपनी नॉर्मल स्पीड का 1/3 से काम करे, बी की एफिशिएंसी 1/3 हो जाती है, तो काम कितने दिन में पूरा होता है, 4.5 दिन में पूरा कर लेंगे। काम हो जाएगा 4.5 दिन में, 4.5 4.5 दिन में पूरा। तो भाई ये भी सेम काम पूरा हो रहा है, ये भी टोटल वर्क हो रहा है, तो दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए भाई। पहली बात तो सीखने के लिए मिलेगी कि काम कैसे भी करो टोटल वर्क तो सेम होगा ना भाई। अब मुझे केवल यहां से कैलकुलेशन करनी है, बताओ किससे जाएगा बेटा, 1.5 से चला जाएगा 4 बार और 1.5 से चला जाएगा 4.5 3 बार, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4a प्लस 4b बराबर 6a और प्लस b है भी, 3 से 3 कट जाएगा, तो 6 माइनस 4a 2a बराबर आ जाएगा बेटा, है भी 6 माइनस 4a 2a बराबर 4b में से b घटाएंगे 3b, तो यहां से a बटा b कितना आ गया भाई, a बटा b आ गया 3/2, तो a से b की एफिशिएंसी का रेशियो 3/2 आ गया। यानी कि अगर a एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है तो b एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, ये a और b की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब जो मर्जी आपसे वो पूछ ले, सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। पहली लाइन में बताया गया है कि a और b काम को 6 दिन में करते हैं, a एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, b एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएंगे, a प्लस b, 3 और 2 5, 6 दिन में कितना बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 6, ये टोटल वर्क आ गया। बोला बी को अपनी नॉर्मल स्पीड से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, अगर बी अपनी नॉर्मल स्पीड से काम करे तो बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, टोटल वर्क है 30 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा, बी को 2 से भाग करेंगे 15 दिन, तो बी को 15 दिन का समय लगेगा और यह सवाल का आंसर रहने वाला है पहला ही ऑप्शन। दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन। हाँ, तरीका आपको यही करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। आगे आएंगे, सवाल नंबर आपके सामने आएगा 8। क्वेश्चन नंबर ये जो 8 है, ये सीएचएसएल प्री के पेपर में आया है, बनाए। साइड की लंबाई PQ 40 है, PR 40 है, QR 60 है। ट्रायंगल PQR के शीर्ष Q से PR तक शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, 40 40 60 यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आप इस तरीके से डायग्राम बना लो भाई मेरे। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, PQR है ना, PQ और PR बराबर है ना, ये हो गया PQR। बोला सवाल में PQ की लंबाई 40 है, PR की लंबाई 40 है और QR आपका 60 है। QR जो है ये आपका बेस जो है आपका, दिस इज नथिंग बट 60। सवाल बोला है पॉइंट Q से भुजा PR तक एल्टीट्यूड बताओ। फाइंड द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स Q टू द साइड PR। वर्टेक्स Q से साइड PR पर ये एल्टीट्यूड आपको बतानी है। ये एल्टीट्यूड देखो भाई, ये एल्टीट्यूड तो निकलेगा बाद में, पहले आसान क्या है, पहले ये वाली हाइट निकाल के बताओ कि ये वाली हाइट कितनी होगी। ये वाली हाइट आप मुझे निकाल के बताओ, ये हाइट कितनी होगी जो मेरे प्यारे भाई डाली गई है यहां पर। मान ले पॉइंट S से QR पर, अगर किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल हैं, बराबर हैं, ये भी 40 है बेटा, ये भी 40 है और ये दोनों साइड यहां पर मिलती है, अगर मैं पॉइंट P से परपेंडिकुलर डालूंगा तो बेस को बाइसेक्ट करेगा, आधा 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 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो हाफ हाफ हो जाएगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 90 के सामने 40 है, 30 है, तो पाइथागोरस लगा के कितना आएगा 1600, 40 का स्क्वायर 1600 में से 900 घटाएंगे 700, 700 का अंडर रूट यानी कि 7 रूट 10 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा 7 रूट 10, 100 का अंडर रूट 10 आ जाएगा ना, 7 रूट 10। ये आ गया बेटा मेरे प्यारे भाई। क्या आपको बात समझ में आई भाई? अंडर रूट 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 700 हो गया। 700 का अंडर रूट 7 रूट 10। हमें ये मैंने निकाला है साइड QR पर परपेंडिकुलर। आपसे पूछा है पॉइंट Q से परपेंडिकुलर डाला है, भुजा PR पर परपेंडिकुलर डाला है, PR पर परपेंडिकुलर आपसे पूछा है। लॉजिक सुनिएगा, किसी भी ट्रायंगल में साइड और उसके ऊपर हाइट
साइड और उसके ऊपर हाइट का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है, हमेशा सेम आता है, हमेशा कांस्टेंट इक्वल आता है। किसी भी त्रिभुज की भुजा और उसके ऊपर ऊंचाई का गुणनफल हमेशा बराबर होता है, क्योंकि एरिया सेम रहेगा, बेस गुणा हाइट। अब आप मुझे बताओ कि भाई ये वाली साइड है 60, ये साइड है 60, क्यू आर 60, इस साइड 60 के ऊपर जो हाइट है वो है 7√10। सॉरी मैं क्या उल्टा लिख रहा हूं इतनी देर से, 7√10 नहीं आएगा भाई, 10√7 आएगा, 10√7 आएगा। 100 का √10, 7 का √7, 10√7। पता नहीं कहां दिमाग सोच रहा है मेरा। साइड हो जाएगी भाई 60 और ये हाइट आपकी हो जाएगी 10√7। बेटा हमसे पूछा है पीआर पर हाइट, तो पीआर कितना है 40, पीआर 40 है, तो पीआर 40 पर हाइट आपसे पूछी गई है कि 40 पर हाइट आपकी क्या होगी, क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों। बस कुछ भी नहीं बचा, सवाल में कुछ भी दम नहीं है। 40 से मेरे दोस्तों ये 600 कितनी बार चला जाएगा, 15 बार, तो 15√7 आ जाएगा। ठीक है ना, 15 चौका 60, तो 15√7 इस सवाल का ठीक आंसर बनना चाहिए भाई बी ऑप्शन, 15√7। बोलो केशव, पानी करना यार। तो दिस इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट सवाल जो हर बच्चे को करना चाहिए भाई। काफी सारे शिफ्ट में सवाल आया, चलो एक आसान करेंगे अब, आरआरबी ग्रुप डी का। 1 + cot स्क्वायर इंटू 1 + cos 1 - cos 1 - sin इंटू 1 + sin इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। आप देखो यहां पे वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, आप यहां पे वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, सीधा फॉर्मूला भी दिख रहा है। 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। 1 + cos 1 - cos क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, 1 + cos 1 - cos sin स्क्वायर थीटा। अब cosec स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, 1 हो जाएगा। 1 प्लस, क्या ये भी ऐसा ही है, 1 - sin 1 + sin cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 2, तो भाई डायरेक्ट इसका आंसर 2 आ गया। हमें वैल्यू पुटिंग की कोई जरूरत नहीं है, एक निहायत ही आसान सवाल हुआ ये। आगे चलेंगे, 10वां बनाओ। फिर एक और सवाल टाइम एंड वर्क चैप्टर से कि मनोज एक दिन में 8 घंटे काम करके 15 दिन में काम पूरा करता है, संतोष 9 घंटे काम करके 10 दिन में काम पूरा करती है। मनोज और संतोष एक साथ अगर 6 घंटे काम करना शुरू करें हर दिन, तो काम कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया भाई, एक नंबर सवाल है मेरे दोस्तों, ये भी एक नंबर सवाल। देखो सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, तरीके आप यहां से एफिशिएंसी निकाल के भी कर सकते हो, एफिशिएंसी निकाल के। अब आप मनोज के बारे में देखो, मनोज और ये संतोष, दो करेक्टर है मनोज और संतोष, ध्यान सुनिएगा। मनोज और संतोष बोला अगर ये दोनों हर दिन 6-6 घंटे काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। मनोज अगर 8 घंटे काम करता है तो काम होता है 15 दिन में। अगर 6 घंटे काम करेगा तो क्या मनोज काम 20 दिन में नहीं करेगा, क्या मनोज 20 दिन में काम नहीं कर लेगा भाई। अगर मनोज एक दिन में 8 घंटे काम करता है तो काम होता है 15 दिन में। अगर हर दिन मनोज 6 घंटे काम करे तो काम कितने दिन में होगा, सेम होना चाहिए बेटा, ये प्रोडक्ट सेम होना चाहिए है भी। तो देखो 15 × 120 को 6 से काट लेंगे, 20 दिन। आसान है, डाटा आसान दिख रहा है। ऐसे ही प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। संतोष अगर 9 घंटे काम करता है तो काम होता है 10 दिन में, यानी कि संतोष को 90 घंटे चाहिए। अगर हर दिन 6 घंटे काम करेगा तो संतोष को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, 15 दिन। अगर संतोष एक दिन में 9 घंटे काम करता है तो काम होता है 10 दिन में। अगर हर दिन 6 घंटे काम करेगा तो संतोष को कितने दिन चाहिए, 90/6, 15 दिन चाहिए। यानी कि अगर मेरे प्यारे भाई मनोज और संतोष दोनों अगर हर दिन 6-6 घंटे काम करें, मनोज और संतोष हर दिन 6-6 घंटे काम करें, तो मनोज को काम पूरा करने के लिए 20 दिन चाहिए, संतोष को काम पूरा करने के लिए 15 दिन चाहिए। लेकिन अगर ये एक साथ लग जाएं तो काम कितने दिन में पूरा होगा,
तो 20 और 15 का एलसीएम क्या होता है 60, 60 आप मान लीजिए टोटल वर्क। मनोज की एफिशिएंसी पर डे की 3 है, संतोष की मेरे दोस्तों 4 है। दोनों लोग मिलकर करेंगे 60 यूनिट काम। 3 और 4, 3 + 4 7 एफिशिएंसी के साथ 60/7 डेज में, यानी कि 7 × 8 = 56। 8 सही 4/7 दिन में कर लेंगे। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन डायरेक्ट। बताइए। ठीक है, तो हमें यहां पे कोई एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। जब डाटा आसान है तो ऐसे ही किया करो। देखो, दो सर्कल के डायमीटर 12, 20 है, सेंटर के बीच की दूरी 16 है। तो आपसे पूछा कितनी कॉमन टेंजेंट सर्कल पर खींची जा सकती हैं। दो सर्कल के डायमीटर 12, 20 है, तो उनकी रेडियस कितनी आ जाएंगी भाई? रेडियस डायमीटर का आधा 12 का आधा 6 और 20 का आधा 10। सेंटर के बीच की दूरी यहां पर 16 है, 16। तो आप मुझे बताओ यहां से क्या 6 + 10 16 नहीं आ रहा? यानी कि रेडियस का सम सेंटर के बीच की दूरी के बराबर आ रहा है। दोनों सर्कल की रेडियस का जो सम है, दो अगर अलग अलग सर्कल हैं तो इनकी त्रिज्याओं का योग सेंटर के बीच की दूरी के बराबर है। यानी कि जो दोनों सर्कल हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाहर से टच करते हैं। इस तरीके से दोनों सर्कल, ये दोनों सर्कल यहां बाहर से टच करते हैं। जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके सेंटर, जो इनके सेंटर के बीच की दूरी आएगी भाई, ये इनके सेंटर के बीच की दूरी, ये इनकी रेडियस का सम आ जाएगी r1 + r2। दोनों की रेडियस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो यहां पर आपसे पूछा इस केस में कॉमन टेंजेंट, तो इस केस में 3 कॉमन टेंजेंट होती है। एक तो ये हो जाएगी टेंजेंट कॉमन, एक ये हो जाएगी। अच्छा, तीसरी भी हो सकती है, ये वाली जो यहां से जाएगी। तो ऐसे केस में 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। बी ऑप्शन आंसर। ठीक है भाई। तो आपको ये केस चेक करना पड़ता है। 12वां सवाल, 12वां सवाल है भाई मेरे यूपीएससी सी सेट के एग्जाम का। यूपीएससी में पूछा गया है दोस्त, कौन करेगा। एक केन एक्स में 399 लीटर पेट्रोल है, केन वाई में 532 लीटर डीजल है। तो भाई एक केन एक्स है, वहां में है 399 लीटर पेट्रोल, 399 लीटर पेट्रोल भरा पड़ा है। दूसरी केन वाई है, उसमें भाई मेरे 532 लीटर डीजल है, डीजल 532 लीटर डीजल। उन्हें समान आकार की बोतल में बोतल बंद किया जाना चाहिए ताकि पूरा पेट्रोल और डीजल अलग अलग बोतल बंद हो। पेट्रोल और डीजल अलग अलग मेरे दोस्तों बोतल बंद हो। लीटर के संदर्भ में बोतल की क्षमता एक पूर्णांक है। कितनी अलग अलग बोतल की साइज संभव है? दे आर टू बी बॉटल्ड इन बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज। इक्वल साइज की बोतल्स में भरा जाता है जिससे कि पेट्रोल और डीजल सेपरेटली बोतल्स में भरा जा सके। तो बताओ कितनी बोतल की साइजेस पॉसिबल हैं। देखो, हमारे पास एक टैंकर है जिसमें 399 लीटर पेट्रोल है, दूसरा टैंकर है वाई जिसमें 532 लीटर डीजल है। अब हमें इन्हें छोटी छोटी बोतल की सीसी में जो है भरना है, छोटी छोटी बोतल्स में भरना है। बोला बोतल के, ऐसी बोतल्स के कितने साइज पॉसिबल हैं, कितने साइज की बोतल मार्केट में मिल जाएंगी कि पेट्रोल और डीजल दोनों को भरा जा सके सेपरेट। ऐसा नहीं कि बोतल और डीजल को, पेट्रोल डीजल को मिक्स करना पड़े, मिक्स नहीं करना। तो भाई आप खुद सोचो, हमें बोतल का साइज ऐसा लेना होगा कि 399 लीटर भी पूरा भर जाए और 532 लीटर भी, यानी कि जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। इन दोनों को डिवाइड करने वाला, यानी कि मुझे चाहिए इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उनका डिफरेंस लीजिए। भाई यहां से डिफरेंस कितना आ जाएगा, 532 में से 399 घटाएंगे 132 लीटर। या तो एचसीएफ 132 होगा या 132 का कोई फैक्टर होगा। क्या 132 399 को डिवाइड करता है? हां जी करता है 3 बार। क्या 132 532 को डिवाइड करता है? नहीं, 132 नहीं, 133 है, 133 है ना। ये तो 133 या 399 हो रहा है कि 133 532 को डिवाइड करता है। 520 और 12, हां जी डिवाइड करता है 4 बार। ये 3 बार डिवाइड हो गया बेटे, 4 बार डिवाइड हो गया, यानी कि 133 इन दोनों को डिवाइड करता है, यानी कि 133 लीटर ही इनका एचसीएफ आ जाएगा, 133 लीटर एचसीएफ इनका 133 हो जाएगा। तो अगर मैं 133 लीटर की बोतल लूंगा, अगर मैंने बोतल 133 लीटर की ली तो पेट्रोल 3 बोतल में भर जाएगा,
डीजल जो है 4 बोतल में भर जाएगा। लेकिन 133 का फैक्टर 19 लीटर भी होता है, 7 भी होता है, 19 सत्ते 133 होता है ना, 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133, और 1 लीटर भी होता है। और 133 के कोई फैक्टर नहीं होते। अगर मैं 19 लीटर की भी बोतल लूंगा तो पेट्रोल भी भर जाएगा, डीजल भी भर जाएगा और सेपरेट रहेगा, क्योंकि 19 भी 399 को डिवाइड करेगा 21 बार और 532 को भी डिवाइड करेगा 19। तो यानी कि मैं बोतल के 4 सेपरेट साइज ले सकता हूं, 1 लीटर, 7 लीटर, 19 लीटर और 133 लीटर। तो 4 साइजेस बोतल्स के संभव है। सवाल आप देख लीजिए मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना बेहतरीन है, यूपीएससी में आया है। देखो सवाल मुश्किल नहीं है, बट सवाल की जो लैंग्वेज लिखी गई है वो बहुत प्यारी है। जो सवाल की लैंग्वेज लिखी गई है मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगर a प्लस अंडर रूट ए 8 है तो a प्लस 8 बटे रूट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई ये सवाल आया है यहां से, अब अलजेब्रा का करो। a प्लस रूट ए बराबर 8 है तो पूछा है a प्लस 8 बटे रूट ए। देखो सवाल के तरीके बहुत है करने के, जैसे मैं एक आपको बताऊं, a प्लस 8 बटे रूट ए पूछा है तो ये 8 है। 8 का मतलब क्या है? 8 का मतलब है a प्लस रूट ए। 8 का मतलब क्या है? a प्लस अंडर रूट ए, यही है। और इसको डिवाइड करना है रूट ए से, a डिवाइड करना है। आप बोलोगे हाँ जी सर, डिवाइड करो, क्या आएगा? तो a प्लस, अब ये बताओ a को जब भाग करेंगे रूट ए से तो रूट ए आएगा। ये देखो रूट ए को अगर भाग करेंगे रूट ए से तो 1 आएगा, रूट ए को रूट ए से भाग करेंगे 1 आएगा। अब आप मुझे खुद बताओ ये a प्लस रूट ए कितना दिया सवाल में? 8 दिया है, ये तो 8 दिया है, और 8 प्लस 1 9 आ गया, आंसर 9। आंसर डी ऑप्शन। तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, केवल पागल बनाया गया। तरीका और भी है कि आप यहां से रूट ए से गुणा कर लो, रूट ए से मल्टीप्लाई कर लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे 14। एक क्यूब का वॉल्यूम घटकर 72.9% रह गया, क्यूब की साइड कितनी कम होगी? परसेंटेज में बताना है सीतसल का। देखो एक क्यूब का वॉल्यूम घटकर 72.9% रह गया। 72.9% वॉल्यूम घटा नहीं है, घटकर 72.9% रह गया। यानी कि अगर एक घन का वॉल्यूम पहले 100 था, घन का आयतन अगर पहले 100 था 100, तो 100 से कम होके 72.9 रह गया। अब ये वॉल्यूम है मेरे दोस्तों। तो यहां से डेसिमल हटाओगे मेरे दोस्तों तो यहां 0 बढ़ जाएगी, ये वॉल्यूम हो गया। तो क्यूब की साइड किस रेशियो में चेंज हुई होगी बताओ? वॉल्यूम होता है भुजा का क्यूब, तो वॉल्यूम का क्यूब रूट ले लेंगे। 1000 का क्यूब रूट 10, 729 का क्यूब रूट 9, यानी कि क्यूब की भुजा 10 से 9 होगी, तो क्यूब की साइड कितनी कम होगी? 1/10, 1/10 यानी कि 10%। तो ये तो इजीएस्ट सवाल था, 10% क्यूब की साइड कम हो गई है। हटाओ इसे, आगे आओ। सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 में फ्रॉम ए कंटेनर हैविंग प्योर मिल्क, एक कंटेनर जिसमें प्योर मिल्क है, 40% इज रिप्लेस्ड बाई वाटर। हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें शुद्ध दूध भरा हुआ है, हम 40% निकालते हैं दूध और उसकी जगह पानी मिला देते हैं। एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड थ्राइस, इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट किया जाता है। अगर यहां पे लिख देते ना दिस प्रोसेस रिपीटेड थ्राइस मोर, तो एक बार तो कर चुके हैं, 3 बार और करते टोटल हो जाता 4 बार। लेकिन यह मोर शब्द नहीं आया, अधिक शब्द नहीं आया, तो यानी कि टोटल प्रोसेस 3 बार किया है। दूध था हमारे पास, प्योर दूध था, प्योर दूध में प्योर दूध था मतलब 100% मिल्क, 100% हमारे पास प्योर दूध था 100%। ठीक है भाई, हमने 40% निकाला, पानी मिला दिया, फिर हमने मिक्सचर बन गया, मिक्सचर निकाला, पानी मिलाया, फिर मिक्सचर निकाला, 40% पानी मिलाया। तीसरे रिप्लेसमेंट के बाद, तीसरे ऑप्शन के बाद मिल्क की प्योरिटी क्या होगी? आपसे तीसरे ऑपरेशन के बाद ये पूछा है कि बर्तन में कितने % दूध बचेगा, मिल्क का परसेंटेज कितना होगा। भाई स्टार्टिंग में हमारे पास प्योर दूध था 100%, मैंने 40% निकाला, फिर पानी मिला दिया। अगर मैं 40% दूध निकाल लूंगा तो दूध बचेगा कितना? 60% बचेगा। 60% का मतलब 0.6,
100% में 40% निकालोगे तो दूध कितना बचेगा? 60%। 60% मतलब 60/10.6। ये प्रोसेस मैंने 3 बार किया, तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में कितना दूध बचेगा? पावर 3। तो 6 का क्यूब 216, 100 से मल्टीप्लाई 21.6%। तो अब बर्तन में जो मिल्क का कंसंट्रेशन वो मात्र 21.6% है। हलवा सवाल है मेरे प्यारे भाई। हलवा सवाल तभी बनता है जब आपके कॉन्सेप्ट जो है हलवा की तरह आपको याद होंगे भाई, हैं? कॉन्सेप्ट मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिना कॉन्सेप्ट के ना तो आप ढंग से प्रैक्टिस कर सकते हो, ना आपको इस सब्जेक्ट में कभी कॉन्फिडेंस आएगा, ना आपका मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ेगा। जब तक आपका पूरे मैथ का एक ओवरव्यू ना मिल जाए, हर एक फॉर्मूला आपको टिप्स पे याद ना हो, खासकर एडवांस मैथ का, कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्तों ये मॉक टेस्ट लगाने का भी, एग्जाम देने का भी। तो ये बुक ऐसी है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग मेरे प्यारे भी, जिसमें आपको सारी थ्योरी, फॉर्मूला, शॉर्टकट बहुत डिटेल में, बहुत आसान भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही शब्दों में देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल के साथ साथ। तो आप इस बुक को मेरे प्यारे बच्चे ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों की कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बुक अमेजन, फ्लिपकार्ट पर बहुत आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कि यहां पर लिखा है कि ये मैथ्स का निचोड़ है, तो वाकई में पूरे मैथ्स का निचोड़ है। जो बच्चे ऑलरेडी मैथ्स में अच्छे हैं वो इस बुक से ही कंपटीशन का पूरा मैथ का कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। फिर बस उनको जरूरत रह जाएगी प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस तो हम करवाते ही हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप इस बुक को जरूर ऑर्डर कर लीजिए भाई। आए, A rectangular sheet of metal is 60 centimeter by 25 centimeter. Equal squares of side 5 centimeters are cut off at the corner and the remainder is folded up to open rectangular box. Find the volume of box. CPO का सवाल देखो, ये सवाल काफी आसान है। जैसे हमारे पास मेरे दोस्तों एक रेक्टेंगुलर शीट है, हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी लंबाई 60 है, इसकी मेरे दोस्तों ये लंबाई 60 है, और इसकी चौड़ाई जो है 25 है, 25। ठीक है, होता क्या है, इक्वल स्क्वायर्स काटे जाते हैं 5-5 सेंटीमीटर साइज के कॉर्नर के। तो हर कॉर्नर से मेरे दोस्तों स्क्वायर्स काटे जाते हैं 5-5 सेंटीमीटर साइज के। तो एक इस कॉर्नर से स्क्वायर काटा, एक स्क्वायर मैंने इस कॉर्नर से काटा, एक स्क्वायर मेरे दोस्तों मैंने इस कॉर्नर से काट लिया मान लीजिए, और एक स्क्वायर मेरे दोस्तों मान लीजिए मैंने इस कोने से काट दिया। ठीक है, तो मैंने 4 स्क्वायर काट के अलग निकाल दिए। ये तो मैंने काट के अलग निकाल दिए मेरे प्यारे भाई। ये 5-5 साइज के, 5-5 सेंटीमीटर साइज के स्क्वायर तो ये मैंने काट के अलग निकाल दिए, अलग। ठीक है भाई, 5 सेंटीमीटर भुजा बोला है ना, तो मैंने 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर है और ये इधर से 5 सेंटीमीटर, ये मैंने काट के अलग निकाल दिए, अलग। तो मेरे प्यारे भाई, और बाकी को हमने मोड़ दिया, बाकी को मैंने ऐसे मोड़ दिया ऊपर की तरफ, यहां ऐसे मोड़ दो और इसको ऐसे मोड़ दो, तो खुला बॉक्स बन जाएगा। उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच। अभी जब मैं इसको मोड़ूंगा तो देखो लंबाई पहले कितनी थी, 60, लंबाई पहले कितनी थी 60। अब देखो 5 इधर से कम होगी, 5 इधर से कम होगी, 10 कम हो जाएगी, तो बॉक्स की लंबाई कितनी रह जाएगी, 50। ये जो रेक्टेंगुलर शीट थी इसकी चौड़ाई कितनी थी, 25 थी। अब 25 में से 5 सेंटीमीटर इधर से कम करोगे, 5 सेंटीमीटर इधर से कम करोगे, 10, तो कितना मुड़ेगा ये, 15, 10 कम हो जाएगा 15। और जब मैं इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करूंगा तो 5 सेंटीमीटर के मैंने स्क्वायर काटे, तो जो ऊंचाई उठेगी वो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का मेरे दोस्तों बॉक्स बनेगा, मल्टीप्लाई 5। तो 15 पंजे 75 पंजे कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 3750, 3750 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन आ गया। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। इसका डायग्राम भी आपको बनाने की जरूरत नहीं थी। ये बताओ, ₹1380 हैज टू बी पेड आफ्टर 4 साल। 4 साल बाद 1380 रुपए हमें पे करने हैं। हमारे पास कर्जा है, हमारे सर पे कर्जा है 1380 रुपए का, 4 साल बाद चुकाना है 1380 रुपए। इफ 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट आर रिक्वायर्ड विद ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑन ईच इंस्टॉलमेंट,
हमने 4 इंस्टॉलमेंट बनवा ली, इक्वल इक्वल, ब्याज की दर 10% है। तो बताओ ईच इंस्टॉलमेंट का मान क्या होगा। इंस्टॉलमेंट वाला सवाल करना सबसे आसान है। आप ये मान लो कि भैया हर इंस्टॉलमेंट जो है 100 रुपए की है, 100 की इंस्टॉलमेंट हमने बनवा ली 4, 100 की इंस्टॉलमेंट हमने बनवा ली मेरे दोस्तों 4। जैसे आप कर्जा लेके आए, आज कर्जा लेके आए तो पहली इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद दोगे, दूसरी इंस्टॉलमेंट 2 साल बाद, तीसरी इंस्टॉलमेंट 3 साल बाद, चौथी इंस्टॉलमेंट देते ही कर्जा खत्म। तो पहली इंस्टॉलमेंट पे 3 साल का ब्याज मिल जाएगा, इस पे 2 साल का, इस पे 1 साल का, इस पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो अगर ब्याज की दर 10% है तो पहली पे मेरे दोस्तों 3 साल का मिल जाएगा 30, दूसरी पे 2 साल का मिल जाएगा 20, तीसरी पे 1 साल का मिल जाएगा 10 और चौथी पे कोई ब्याज नहीं। यानी कि मेरे दोस्तों अगर मैंने 100 की 4 इंस्टॉलमेंट दी हैं तो मेरा कर्जा कितना उतर जाएगा, 430, 20 और 10 60, 460। 100 की अगर मैंने 4 इंस्टॉलमेंट दी तो मेरा कर्जा कितना उतर जाएगा, 460। कर्जा कितना उतारना है, 1380 रुपए। तो 460 की वैल्यू 1380 रुपए के बराबर है। कितने गुना, तो आप कहोगे सर 3 गुना, 3 गुना 46 थी 138। क्या है, ठीक है भाई, 3 गुना है। तो आपसे इंस्टॉलमेंट पूछा है तो इंस्टॉलमेंट कितना है, 100 यूनिट। इस इंस्टॉलमेंट को 100 माना है तो 100 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, 300 रुपए। तो 300 रुपए की आपको 4 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेंगी। ए ऑप्शन आंसर है, ए। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट वाले सवाल बहुत ज्यादा आसान होते हैं, हर बार यही तरीका लगना है सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट का, चाहे सवाल कैसा भी आ जाए। मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा, सवाल नंबर 18। यह सवाल है आईसीएआर टेक्नीशियन के पेपर का। रेशमा सेल्स 2/3 ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट ऑफ 26%। रेशमा 2/3 माल 26% प्रॉफिट पर बेचती है, रिमेनिंग का 20% 40% प्रॉफिट पर बेचती है, रिमेनिंग 25% लॉस पर बेचती है। सारे सामान का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो बताओ रेशमा को ओवरऑल कितने परसेंट का फायदा हुआ। रेशमा को ओवरऑल कितने परसेंट का फायदा हुआ, यह आपके सामने सवाल है। देखो भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रेशमा 2/3 सामान, 2/3 का मतलब 2/3, 2/3 सामान रेशमा ने बेच डाला 26% प्रॉफिट पर। अब बचे माल का ध्यान सुनिएगा, शेष माल का 20%, शेष माल का बचे सामान का, भाई 2/3 तो बेच दिया, बचा जो है 1/3 उसका 20% 40% प्रॉफिट पर, और बाकी बचा माल जो है रेशमा ने बेचा है 25% लॉस पर। सभी का कॉस्ट प्राइस सेम मानते हुए बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ। मेरे भाई ध्यान से मेरी बात को सुनना, मुझे 20% निकालना है, शेष माल का 20% 1/5। पहले तो आप ये देखो कि आपने सामान कितना बेचा, आपने माल कितना बेचा है, पहले तो आप ये बताओ आपने माल कितना बेचा है, पहले तो ये बताइए। देखो ध्यान सुनिएगा, यहां मुझे 3/3 भी करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहां मुझे 5/5 भी करना है, यही करना है मुझे। ऐसा इतनी वस्तुएं लेनी पड़ेंगी कि 3/3 5 आसानी से किया जा सके। तो मैंने मान लिया 15, मान लिया कि भाई रेशमा ने 15 वस्तु खरीदी है, ठीक है, वो 15 वस्तु बेच रही है, तो 15 का 2/3 कितना होगा, 15 का 2/3 हो जाएगा बेटा 10 वस्तु बेची उसने 26% प्रॉफिट पर, तो बची कितनी 5, 15 में से 10 बेच दी, बची कितनी 5। अब बची हुई का 20%, 5 का 20% कितना होता है 1, 5 का 20% कितना होता है 1। एक वस्तु बेची उसने 40% प्रॉफिट पर, तो बची कितनी 4। टोटल मैंने 15 मानी थी, 15 टोटल मैंने वस्तु 15 मानी थी, तो 15 का 2/3 10 बेची 26% प्रॉफिट पर, बची 5 का 20% 1 40% प्रॉफिट पर, फिर बचा माल बेचा 25% लॉस पर, बची 4 वस्तु वो बेची 25% के लॉस पर। तो मैंने वस्तुओं को इस रेशियो में ब्रेक किया है और इतना इतना मुझे प्रॉफिट लॉस हो रहा। बताओ सभी सामान पे पूरे ट्रांजैक्शन में कितने का लाभ या हानि हुआ, पूरे ट्रांजैक्शन में कितने का लाभ या हानि हुआ। मेरे दोस्तों आप कर नहीं सकते, यहां देखो, यहां 10 रुपए का 26% 260% का फायदा हुआ, 10 रुपए का 26% 260 का फायदा हुआ। यहां देखेंगे 1 रुपए का 40% 40% का फायदा हुआ, 260 प्लस 40 300, और यहां 25 चौका 100 100% का नुकसान हुआ।
तो 260 और 40 300, 300 में से 100 घटाएंगे 200%। तो 200% का आपको फायदा हुआ भाई कितने के सामान पर? 10, 11, 4, 15, 15 वस्तुओं पर बटे 15। ठीक है बेटा, ये किससे चला जाएगा? 5 से चला जाएगा, 40/3, यानी कि आपको 40/3% का प्रॉफिट होगा, कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है। 40/3 हो गया 13.33। तो 13 सही 1/3% को आपको ओवरऑल लाभ हुआ। आंसर है तीसरा ऑप्शन। कितना भी मुश्किल डाटा आ जाए, यह तरीका कभी आपको धोखा नहीं देगा। कितना भी मुश्किल डाटा क्यों ना आ जाए, हम करेंगे भाई साहब सवाल नंबर आपके सामने 19। एक ट्रायंगल की इन रेडियस 8 है, इसकी साइड की लंबाई का योग 125 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? सीपीओ में सवाल आया भाई, इससे आसान सवाल मैं क्या करवा दूं आपको। एक ट्रायंगल की, जैसे आप ये जानते हो कि ये ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल। अब ये मेरे दोस्तों ट्रायंगल के अंदर ये सर्कल हो गया, इसे बोलते हैं हम इन सर्कल। क्या बोलते हैं? इन सर्कल। अगर मुझे किसी ट्रायंगल की इन सर्कल की रेडियस पता है, ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर पता है, सेमी पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर एस है, एस। तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होता है डेल्टा, वो बराबर होता है आर इंटू एस। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसलिए कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। सीधा फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं तो आप कैसे सवाल कर पाओगे। यहां पे इन रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ये आपको परिमाप दिया है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, यानी कि परिमाप 125 है। तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा भाई? सेमी पेरीमीटर आएगा तो पेरीमीटर का आधा, 125 का आधा। तो 125 का 4 गुना आ जाएगा 500। तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा ट्रायंगल का एरिया, ऑप्शन नंबर डी। खत्म, आ गया। यस, सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 20, और ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये मेरे प्यारे भाई सीपीओ के पेपर में आया है इलेक्शन चैप्टर से। कितना लेंदी सवाल लग रहा है, थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं सवाल को? बताओ, करने की कोशिश करो भाई, सवाल को पढ़ो, बहुत मजा आएगा करने में। सवाल में बोला गया है, इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच चुनाव हुआ, एवरी फिफ्थ वोट पोल्ड वाज मार्क्ड एज इनवैलिड बाय द मशीन। दो लोगों ए और बी के बीच चुनाव हुआ, हर फिफ्थ वोट को, हर पांचवी वोट को इनवैलिड कर दिया मशीन ने, इनवैलिड। फिफ्थ वोट यानी कि 20%, 20% वोट इनवैलिड कर दिए। इन द रिमेनिंग वोट, बची वोटों में से ए इलेक्शन जीता है 2500 वोट्स के मार्जिन से, और 10% ऑफ टोटल वैलिड वोट, वैलिड वोट के 10% से जीता है। ओवर बी, 20 से जो है वैलिड वोट के 10% के अंतर से जीता। इफ 90% ऑफ इनवैलिड वोट्स वुड हैव बीन इन फेवर ऑफ बी, बोला है अगर इनवैलिड वोट का 90% बी के फेवर में होता, तो पूछा इन What which of the following would have been the result of election? तो चुनाव का नतीजा क्या निकलता? बहुत बढ़िया भाई, दो लोगों के बीच चुनाव हुआ ए और बी, लेकिन कुछ वोट जो है मशीन ने इनवैलिड भी कर दिए, 1/5, 1/5 वोट इनवैलिड भी कर दिए। तो आप ये सोचो कि जैसे चुनाव में टोटल 100 वोट डाले गई, 100, टोटल 100 वोट डाले गई, तो हर पांचवें वोट को मशीन रिजेक्ट कर रही है। तो 100 का 1/5 वोट रिजेक्ट कर दिए, यानी कि 20, 100 का 1/5, 20 वोट आपको रिजेक्ट कर दिए, 20 रिजेक्टेड है। यानी कि इसका मतलब ए और बी को वोट मिलाकर कितने मिले होंगे? ए और बी को वोट मिले होंगे मिलाकर 80 वैलिड वोट। अब बोला ए जीता कितने वोटों से? तो ए जो है बी से वैलिड वोट के 10% के डिफरेंस से जीता। ए जो है वैलिड वोट के 10% के डिफरेंस से, 10% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड। अच्छा, कुल वोटों के 10% के अंतर से जीता, सॉरी, कुल वोटों के 10% के अंतर से जीता। तो कुल वोट तो 100 है, तो 100 का 10% कितना होता है? 10। तो ए जो है वो 10 वोटों से जीता है। तो ए को कितने वोट मिले होंगे, बी को कितने वोट मिले होंगे? ए को मिले, जोड़ के आधा कर दो, 80 और 10, 90 का आधा 45, और बी को वोट मिले होंगे मेरे दोस्तों यहां से 35। तो ए को 45 वोट मिले, बी को 35 वोट मिले, और बाकी के 20 वोट इनवैलिड हैं। ठीक,
बोला है अगर इनवैलिड वोटों का 90% बी के फेवर में डले होते, इनवैलिड वोट है 20 का 90% कितना होता है 18। बोला ये 18 वोट इनवैलिड ना होके अगर बी के फेवर में डल गए होते तो बी के वोट कितने हो जाते, 35 और 18 बी के वोट हो जाते फिर 53, तो बी के वोट हो जाते 53। तो चुनाव का परिणाम क्या होता, चुनाव का परिणाम यह होता कि अब ए हार जाता, ए के वोट रह जाते 45 और बी के वोट हो जाते अब 53, तो अब बी जीत जाता। कितने वोटों से जीतता, 8, तो बी जीत जाता मेरे दोस्तों। ए तो अब जीतता नहीं, बी जीतता, और कितने वोटों के डिफरेंस से, 8%। अगर टोटल वोट 100 है तो 100 में 8 वोटों के 8 वोटों के अंतर से जीतता, यानी कि 8% वोटों से बी जीत जाता। तो ये सवाल केवल देखने में मुश्किल लगा भाई, लेकिन वैसे तो इसमें कोई दम ही नहीं निकला। तो सबसे इजी सवाल है, आगे आओ। सवाल नंबर 21 आपके सामने, ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में आया है, बहुत बढ़िया सवाल बनाए। मिक्सचर ए में 6 लीटर पानी में 5 लीटर सिरप है, बहुत बढ़िया। मिक्सचर ए है, 6 लीटर पानी में 5 लीटर सिरप मिला दिया, और जो हमारा दूसरा मिक्सचर बी है उसमें क्या कलाकारी है, बी में 5.5 लीटर पानी में 3.5 लीटर सिरप है बी में। दोनों में किस मिश्रण में सिरप का कंसंट्रेशन ज्यादा है, किस सिरप में सिरप की सांद्रता अधिक है। बेटा कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, जैसे मुझे ये पता, हमने पानी में सिरप मिलाया तो एक घोल बन गया, ठीक है भाई। अब मुझे बताना है सिरप का कंसंट्रेशन कितना है, तो मैं चेक करूंगा कि आउट ऑफ टोटल मिक्सचर सिरप कितना है। सिरप की स्पेलिंग क्या होती है, SYRUP। मैं ये चेक करूंगा कि टोटल मिश्रण में सिरप कितना है। तो आप देखो, जब मिक्सचर ए देखते हैं तो टोटल मिश्रण होगा 6 लीटर पानी 5 लीटर सिरप, 11 में सिरप कितना है मेरे दोस्तों, 5। जब मैं बी में बात करता हूं तो टोटल मिश्रण कितना है, 5.5 और 3.5 आ जाएगा जी आपका 9 लीटर में टोटल मिश्रण तो 5.5 लीटर पानी है, 3.5 लीटर सिरप है, सिरप कितना है 3.5। तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें कौन सी वैल्यू ज्यादा है, किसका फ्रैक्शन ज्यादा है, किसकी परसेंटेज ज्यादा है बच्चों। मुझे केवल ये बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, केवल बड़ी बताना है। तो बेटा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 पंजे 45 और 11 की 3.5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 33, और आधा 11 का आधा 5.5 38, यानी कि मेरे दोस्तों ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, यानी कि पहले वाले जो घोल है यानी कि मिक्सचर ए में सिरप का कंसंट्रेशन ज्यादा है, डी ऑप्शन। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यह पता लगाना हो कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, आसान रहता है भाई मेरे, ठीक है। मजेदार सवाल था ये आपके सामने। सवाल आएगा बेटा 22 नंबर सवाल, हमें करके दिखाएं भाई। दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरन भी हैं और बत्तख भी हैं। सिर गिने तो 180 हैं, पैर गिने तो 448 हैं। तो पूछा चिड़ियाघर में हिरनों की संख्या कितनी है, चिड़ियाघर में हिरन कितने हैं। हिरन मतलब 4 पैर वाले। बताइए जल्दी से सवाल का क्या आंसर होगा। जी भाई देखो, ये 2 पैर वाले 4 पैर वाले जानवर जो सवाल आता है, इसको करना बहुत आसान है। ये मैथ में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी है, बेसिक भी है, एलिगेशन भी लगाते हैं। जैसे चिड़ियाघर में हिरन भी है, तो हिरन के बेटा कितने पैर होते हैं, 4 पैर। बत्तख के 2 पैर होते देखे होंगे आपने, बत्तख तालाब में भी होती है, कभी कभी ऊपर भी आ जाती है। सिर गिने जाएं, हेड अगर गिने जाएं हेड तो 180 हैं, और जब पैर लेग्स गिनी जाती हैं तो लेग्स जो है 448 हैं लेग्स। चिड़ियाघर में हिरनों की संख्या, हिरन की संख्या पूछी, हिरन मतलब 4 पैर वाले जानवर, 4 पैर वाले जानवर मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो ऐसा ही सवाल आएगा, कभी आपको शेर और जो है आपको क्या दे देगा, शेर दे देगा और आपको कबूतर दे देगा, इस तरीके से करता है, ठीक है ना। तो 4 पैर वाले जानवर की डायरेक्ट संख्या होगी बेटा L/2 - H, L/2 - H, सीधा शॉर्टकट है,
ठीक है भाई। कभी कभी ऐसे भी बोल सकता है कि एक पार्किंग में 4 पहिए वाले वाहन और 2 पहिए वाले वाहन खड़े हैं, इनके जो है सिरों की संख्या दे दे, आपको टोटल पहियों की संख्या दे दे और वाहनों की संख्या दे दे, फिर आपसे पूछे, सवाल ये भी बनता है। तो सीधा शॉर्टकट याद रखिए कि 4 पैर वाले जानवर L/2 - h। यहाँ पे लेग्स कितने हैं, 448 हैं, तो 448 बटे 2 224 आ जाएगा। 224 में से 180 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 24 और 20 44। तो 4 पैर वाले जानवर यानी कि हिरन ही 4 पैर वाले हैं, तो 44 आ गया, सी ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल बनता है मेरे दोस्त। आगे चलेंगे, 23वां सवाल। ये आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर में आया है कि सितंबर महीने में एवरेज टेम्परेचर 22.5 डिग्री है, पहले 12 दिनों का एवरेज टेम्परेचर 21.3 डिग्री है, बाद के 15 दिनों का 23.8 डिग्री है, महीने के बाकी दिनों का एवरेज टेम्परेचर कितना होगा। बताओ सितंबर में दिन कितने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर होता है बेटा 30 दिन का, सितंबर में होते हैं बेटे 30 दिन। अच्छा, सितंबर का एवरेज टेम्परेचर 22.5 डिग्री है, पहले 12 दिन का, यहां लिखे हैं दिन, पहले 12 दिन का एवरेज टेम्परेचर निकला 21.3 डिग्री सेंटीग्रेड, 21.3 डिग्री, और बाद के 15 दिन का एवरेज टेम्परेचर निकला, बाद के 15 दिन का टेम्परेचर निकला 23.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बाकी दिन कितने बचे, 12 15 27 होगा, बाकी दिन बचे 3। तो बोला बाकी 3 दिनों का मेरे दोस्तों एवरेज टेम्परेचर क्या होगा। एवरेज टेम्परेचर, अगर पूरे महीने का एवरेज टेम्परेचर 22.5 डिग्री है, पूरे महीने का जो एवरेज टेम्परेचर है 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड है पूरे महीने का, तो भाई ये सवाल है रिवर्स डेविएशन का। अगर आप इसे बेसिक से करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन है। डेविएशन ही एक ऐसा मेथड है जो आपको सवाल की कैलकुलेशन कम करके देगा। अगर आपने डेविएशन नहीं पढ़ा है मेरे दोस्तों कि कैसे डेविएशन का इस्तेमाल करना है, तो मैथ्स कॉन्सेप्ट की यूट्यूब चैनल पे जब आप जाओगे तो मैंने बहुत डिटेल में आपको डेविएशन का इस्तेमाल सिखाया। देखो, परसेंटेज डेविएशन मेथड, जो बच्चे कहते हैं सर आपका डेविएशन मेथड बड़ा अच्छा है, जल्दी आंसर निकाल के देता है, मैंने पूरी डिटेल में वीडियो उसकी बना रखी है, आप यहां से देख लीजिएगा डेविएशन मेथड की। हमें एग्जैक्ट दिन भी नहीं चाहिए बेटा, मैं तो यहां से दिनों की संख्या का रेशियो ले लूंगा, क्यों अपनी कैलकुलेशन बढ़ाऊं। ये 3 से कट रहा है बेटा 4 बार, 3 से कट रहा है 15 5 बार, 3 से कट रहा है 1 बार, 3 से कट रहा है बेटा ये 3 1 बार। देखो, अगर पूरे महीने का एवरेज टेम्परेचर 22.5 डिग्री है तो ये भी 22.5 डिग्री होना चाहिए, ये भी 22.5 डिग्री होना चाहिए, और ये भी 22.5 डिग्री ही होना चाहिए। 22.5 डिग्री हम एवरेज से कंपेयर करते हैं, लेकिन ये तो 22.5 डिग्री से 21.3 डिग्री है, कितना कम है, ये 1.2 डिग्री कम है, 1.2 डिग्री मेरे दोस्तों कम है। तो 4 दिन का 1.2 डिग्री कम है, 12 चौक 48, 4.8 डिग्री कम है। भाई ये भी 22.5 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये तो 23.8 है, कितना ज्यादा है, ये 1.3 डिग्री ज्यादा है, 1.3 डिग्री ज्यादा है। 5 3 8 2 1 3, तो 5 दिन का 1.3 डिग्री ज्यादा है, तो 13 पंजे 65, तो 6.5 और माइनस का 4.8, 6.5 माइनस का 4.8 कितना ज्यादा हो रहा है, 1.7 डिग्री ज्यादा हो रहा है। ये 1 पॉइंट जब मैंने एवरेज से कंपेयर किया तो ये 1.7 डिग्री ज्यादा हो रहा है। तो बैलेंस करने के लिए भाई मुझे एवरेज 22.5 डिग्री पे बैलेंस करना है, यहां 1.7 डिग्री टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, लेकिन ये दिन कितना रह गया 1/1। 22.5 में से 1.7 घटाएंगे तो कितना आएगा 20.8, 20.8 डिग्री। तीसरा ऑप्शन आंसर आ गया भाई मेरे इसका। गजब का सवाल है भाई, जितना गजब का सवाल है उससे ज्यादा ये गजब का तरीका है करने का। अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे तो बहुत लेंदी आप अपनी कैलकुलेशन बना लोगे। किसके पास टाइम रखा है कि टोटल टेम्परेचर निकालो फिर जोड़ो घटाओ, इतना टाइम किसी के पास नहीं रखा। आगे चलेंगे भाई, सवाल है सीपीओ 2023 के एग्जाम में। बहुत बढ़िया। सुखवीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तुओं खरीदी, लेकिन उसमें से 30% वस्तुएं बिक नहीं सकी और खराब हो गई। देखो भाई, सुखवीर ने कुछ सामान खरीदा और उसमें से 30% खराब हो गया और बिका नहीं। हालांकि सुखवीर बाकी वस्तुओं को
हालांकि सुखवीर जो है बाकी वस्तुओं को उस कीमत पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे 19% का कुल लाभ कमाने में मदद मिली। बाकी वस्तुओं को इस कीमत पर बेच दिया कि उसे कुल 19% का लाभ हुआ। सुखवीर द्वारा खरीदी की प्रत्येक वस्तु के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर प्रत्येक वस्तु बेची जो खराब नहीं हुई। तो सवाल में यह पूछा है कि सुखवीर ने जो वस्तु बेची है वो कितने प्रतिशत अधिक दाम पर बेची है जो खराब नहीं हुई वस्तु है। सुखवीर द्वारा खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के लागत मूल्य से कितने % अधिक दाम पर वो वस्तु बेची है जो खराब नहीं हुई। 30% वस्तु खराब हो गई हैं, यही है। तो ऐसे मान लो मेरे प्यारे भाई कि सुखवीर ने 100 वस्तु खरीदी, ये मान लेते हैं। देखो तरीके तो बहुत सारे हैं पर मैं आपको सबसे छोटा जो हर बच्चा समझ जाए, मान ले सुखवीर ने 100 वस्तु खरीदी है, 100 वस्तु 100 रुपए की। माना सुखवीर ने 100 वस्तु खरीदी है 100 रुपए की, तो एक वस्तु खरीदी है 1 रुपए की। एक वस्तु कितने की है? 1 रुपए की खरीदी है। अब 30% खराब हो गई। 100 रुपए में से 30% सामान खराब हो गया तो सामान बचा कितना? 70 रुपए का। 70 का सामान बचा। बाकी सामान इस कीमत पर बेचा, बाकी वस्तु इस कीमत पर बेची कि उसे 19% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 19% का लाभ हुआ मेरे प्यारे भाई। तो आप बताओ अगर 100 रुपए का मेरे प्यारे बच्चों उसने सामान खरीदा है टोटल, उसे 19% का लाभ हुआ है तो उसने सामान बेचा कितने में? 119 रुपए का सामान बेचा है। 100 रुपए का अगर उसने वस्तु खरीदी है, 19% का कुल लाभ हुआ तो उसने जो वस्तु खराब नहीं हुई कितने में बेची? 119 रुपए में। अच्छा 100 में से 100 वस्तु खरीदी थी, 30% खराब हो गई तो यानी कि बेची कितनी है? 70 वस्तु बेची है। 70 वस्तु बेची कितने में? 119 रुपए में। तो एक वस्तु कितने की बेची है? 70 से डिवाइड कर दो। 17 7 119 1.7 रुपए की। तो हर वस्तु 1.7 रुपए की बेची है। 1 रुपए की जो वस्तु खरीदी थी वो 1.7 रुपए की बेची है। 70% एक्स्ट्रा में बेची है। जो 70% एक्स्ट्रा है 1 रुपए से 70% ज्यादा है, वही आपका फायदा है। बी ऑप्शन। बताओ। तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से समझाता हूं कि माना सुखवीर ने 100 वस्तु खरीदी है 100 रुपए की, तो एक वस्तु खरीदी है भाई 1 रुपए की। अब 30% वस्तु खराब होगी, बिकी नहीं, तो 100 में से 30% खराब होगी तो बेची कितनी? 70 वस्तु। बाकी बची वस्तु इस दाम पर बेची कि कुल 19% का लाभ हुआ। 100 रुपए पे 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 19% का लाभ हुआ तो बेचा कितने में? 119 रुपए में। 119 रुपए में 70 वस्तु बेची तो एक वस्तु कितने की बेची? डिवाइड कर दो 1.7 की। 1 रुपए की खरीद के मेरे दोस्तों हर वस्तु जो 1.7 की बेच रहे हो तो 70% ज्यादा दाम पर आप बेच रहे हो। ठीक है, आसान सवाल है मेरे दोस्तों। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 25वां और ये सवाल है डीआई का, सीपीओ 2024 का सवाल है। और मेरे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। 25 में से 24 सवाल मैंने आपको कराए। अब इस सवाल को आप खुद सॉल्व करो और मुझे इसका कमेंट में सही सही आंसर बताओ। मुझे हर बच्चे से इसका आंसर चाहिए, टन टनाटन टन, हर बच्चे से। और आज तुमने नहीं करके दिखाया तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। ठीक है, 24 सवाल बहुत क्वालिटी वाले क्वेश्चंस थे। मैंने लेटेस्ट एग्जाम में से छांट छांट के बढ़िया बढ़िया सवाल कराए। और सबसे अच्छी बात है कि हमने हर एग्जाम के सवालों को टच किया है, सीपीयू का, सिलेक्शन पोस्ट का, सीएचएसएल का, एनटीपीसी का, आईसीआर का। ठीक है जी, अगर आपको भी इस तरह स्मार्ट सॉल्यूशन करने हैं, गणित अच्छा करना है, तो कैरबिल एप्लीकेशन पर मेरे प्यारे भाई जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से, जिसकी क्लास शुरू हो जाएंगी 20 अगस्त से, इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। 2 साल की वैलिडिटी के साथ मेरे प्यारे भाई आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। पूरा सिलेबस में पढ़ाऊंगा 8 से 9 महीने में, और क्लासरूम में आपको इतना तैयार कर देंगे कि अच्छा खासा स्कोर आप गणित में करने लगोगे। मतलब आप 10 लड़कों की भीड़ में भिड़ जाओगे कि भाई हाँ मैं इस सवाल को कर दूंगा। इस लेवल तक आप तैयार हो जाएंगे। 0 to हीरो सिलेक्शन बैच है मेरे प्यार भी। सारा का सारा सिलेबस मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा। 999 की फीस में आपको मिल रहा है मात्र। ठीक है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। कैरबिल एप्लीकेशन पर ये लाइव बैच आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1.5 घंटे की 2 क्लास हुआ करेंगी। इसमें एक मैं अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा, एक मैं आपको एडवांस पढ़ाऊंगा।
ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए सवाल कंपाइल करे हैं। तो आज इतना ही छोड़ते हैं भाई, अब इंतजार करिए दोस्तों नेक्स्ट मॉक टेस्ट का, जिसमें मैं आपको इसी तरह से और क्वालिटी सवाल लेकर आऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखें मेरे दोस्त, कमेंट जरूर करें प्यारे प्यारे भाई।